कबीरगंज नाम का एक कस्बा था, जहाँ पर सुरेश नाम का एक आदमी अपनी बीवी के साथ रहा करता था। सुरेश को पानी पूरी खाना बेहद पसंद था। सुरेश और कस्बे वालों को दूसरे कस्बे जाना पड़ता था। अम्मी, मुझे पैसे मिल सकते हैं? मुझे पानी पूरी खाने जाना है। नहीं, बिल्कुल भी पैसे नहीं मिलेंगे। 20 रुपए की पानी पूरी खाने के लिए 40 रुपए खर्च करके पानी पूरी खाने जाते हो तुम। अम्मी, अब क्या कर सकते हैं? हमारे कस्बे में पानी पूरी वाला तो है ही नहीं। इस कस्बे में बड़े पहाड़ को छोड़कर और कुछ नहीं है। जब सुरेश अपनी अम्मी से ये बात कर ही रहा था, उतने में ही सुरेश के अब्बू वहाँ आ जाते हैं। बेटा, तुम जब देखो तब सिर्फ पानी पूरी खाने की ही बातें करते रहते हो। ये सब छोड़कर कोई काम धंधा क्यों नहीं ढूंढ लेते? मेरे हाथ खेती कर करके घिस चुके हैं। हाँ अब्बू, मैं काम ढूंढ लूंगा। जब देखो तभी मुझे आप ताना देते रहते हैं। अच्छा चलिए छोड़िए, थोड़े पैसे दे दीजिए। पानी पूरी खाने दूसरे कस्बे में सुभाष नगर जाना है। बेटा, तुम कब सुधरोगे? सुरेश के अब्बूजान सुरेश को पानी पूरी खाने के लिए 50 रुपए देते हैं और सुरेश कस्बे के बड़े से दरख्त के नीचे जाकर अपने दोस्त रोहन का इंतजार करने लगता है। रोहन थोड़े ही वक्त में वहाँ पहुँच जाता है। क्या हुआ? तुम इतनी फिक्र में क्यों लग रहे हो? अभी क्या बताओ रोहन, अम्मी और अब्बू दोनों ही काम ढूंढने के लिए दबाव बना रहे हैं। मैं काम करना चाहता हूँ, लेकिन कोई काम मिले तब ना। बात तो तुम ठीक कह रहे हो। अब मुझे ही देख लो, मैं कब से काम ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे अब तक कोई काम नहीं मिला। खैर छोड़ो, जल्दी चलो, नहीं तो सुभाष नगर जाने वाली बस छूट जाएगी। हाँ चलो। सुरेश और रोहन वहाँ से पानी पूरी खाने के लिए निकल जाते हैं और दूसरी ओर गांव का लालची जमींदार अपने कामगार गुल्लू को अपने पास बुलाता है। बताइए, क्या काम आ गया मालिक? हर कोई नया धंधा करना चाहता है। बताओ, इस कस्बे में लोगों के पास ऐसा क्या नहीं है जो मैं कर सकूं और थोड़े पैसे ऐड सकूं? अब वैसे तो मुझे कुछ ऐसा पता नहीं मालिक, लेकिन कस्बे के काफी लोग पानी पूरी खाने दूसरे कस्बे में जाते हैं, क्योंकि इस कस्बे में कोई पानी पूरी बेचता ही नहीं है। सिर्फ पानी पूरी खाने के लिए दूसरे कस्बे में जाते हैं। अब आएगा मजा। जाओ गुल्लू, अभी पानी पूरी का ठेला तैयार करो और अभी से पानी पूरी बेचना शुरू करो। और हाँ, ध्यान रहे, पानी पूरी 50 रुपयों के नीचे मत बेचना। सुन रहे हो ना मेरी बात? लेकिन पानी पूरी तो दूसरे कस्बे में 20 रुपए में मिलती है मालिक। हाँ, लेकिन हम 50 रुपयों में बेचेंगे। अब ज्यादा सवाल मत पूछो और जाओ जाकर तैयारी करो। गुल्लू पानी पूरी बेचने की तैयारी में लग जाता है। सुरेश और रोहन पानी पूरी खाकर अपने कस्बे वापस आ जाते हैं। मुझे यकीन नहीं होता कि हम सिर्फ पानी पूरी खाने के लिए इतनी दूर जाते हैं, लेकिन पानी पूरी खाकर पूरी थकान एक बार में निकल जाती। बात तो तुम ठीक कह रहे हो। काश हमारे कस्बे में भी एक पानी पूरी की दुकान होती, तो हमें इतना दूर जाना नहीं पड़ता। सुरेश और रोहन दोनों वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाते हैं और गुल्लू जमींदार के पानी पूरी के ठेले का पूरा इंतजाम कर देता है। अगला दिन होता है और रोहन और सुरेश एक बार फिर से उसी दरख्त के नीचे मिलते हैं। और रोहन, चलो फिर से पानी पूरी खाने चलते। हाँ चलो, नेकी और पूछ पूछ। तभी वो दोनों पानी पूरी खाने जा ही रहे होते हैं कि उन्हें गुल्लू के ठेले के पास बेहद सारी भीड़ नजर आती है। अरे, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? चलो जाकर देखते हैं। सुरेश और रोहन भीड़ को देखने के लिए जाते हैं। जैसे ही वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ उन्हें गुल्लू पानी पूरी बेचता हुआ दिखाई देता है। अरे वाह, ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। ठीक कह रहे हो। रोहन गुल्लू से पानी पूरी का भाव पूछता है और दोनों ही पानी पूरी का भाव सुनकर हक्के बक्के रह जाते हैं। 50 रुपये? इतना ज्यादा? दूसरे कस्बे में तो सिर्फ 20 रुपए में ही पानी पूरी मिल जाती है। उतने में ही जमींदार लखन वहाँ पहुँच जाता है और कहने लगता है,
तो वही जाकर खा लो पानी पूरी। हमने कहाँ मना किया है। वैसे भी दूसरे कस्बे में पानी पूरी खाने के लिए भी 50 रुपए दे रहे थे ना, तो इससे बेहतर यहाँ दे तो क्या दिक्कत है। अच्छा, तो ये आपकी दुकान है, तभी सोचूं कि ये इतने ज्यादा दाम में पानी पूरी क्यों बेच रहा है। कोई बात नहीं, हम भी हमारी पानी पूरी की दुकान खोलेंगे और कस्बे वालों को कम पैसों में पानी पूरी खिलाएंगे। जाओ जाओ, इस कस्बे में एक मैं ही हूँ जिन्हें बाहर के लोग पानी पूरी की पूरी बना कर देते हैं। जरा मैं भी तो देखूं कि तुम अपनी दुकान कैसे खोलते हो। सुरेश और रोहन वहाँ से निकल जाते हैं और सोचने लगते हैं कि वो लोग पानी पूरी की दुकान के लिए कैसे पूरियाँ ढूंढ सके। तुमने जोश जोश में कह तो दिया, लेकिन हम पूरी का जुगाड़ करेंगे कैसे। हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा, वरना ये जमींदार ऐसे ही लोगों से पैसे ऐंठता रहेगा। जब वो ये बात कह ही रहे होते हैं कि वहाँ से एक बूढ़ा आदमी बेहद थकी हुई हालत में गुजर रहा होता है। पानी पानी, कोई मुझे पानी दे दो। आप ठीक तो है ना दादाजी? रुकिए, मैं अभी पानी का बंदोबस्त करता हूँ। रोहन चलो, पास में जहाँ भी पानी मिले लेकर आना। अभी लेकर आता हूँ। रोहन भागकर जाकर पास वाले घर से पानी लेकर आता है। उस बूढ़े आदमी को पानी पीने के लिए देता है और उनसे पूछता है कि वो इतने थके हारे कहाँ से होकर आ रहे हैं। बेटा, एक कस्बे के पहाड़ की चोटी चढ़कर आया हूँ। वहाँ पर खास तरह की जड़ी बूटियाँ और खेत में बोने वाले बीज है। अगर आज तुम मुझे पानी ना पिलाते तो शायद आज मैं जिंदा नहीं बचता। वो बूढ़ा आदमी इतना कहकर अपने जेब में हाथ डालकर सुरेश और रोहन को कुछ जड़ी बूटियाँ देता है और कहता है, जब भी तुम इन बीज को अपने खेत में बोओगे तब तुम्हें 5 बार उस चीज का नाम लेना होगा जिसे तुम अपने खेत में उगाना चाहते हो, और अगले दिन वो उग जाएगा। वो बूढ़ा आदमी इतना कहकर वहाँ से निकल जाता है और सुरेश और रोहन उस जादुई बीज को लेकर अपने घर चले जाते हैं। चलो आज ही जाकर इस बीज को मेरे अब्बू के खेत में गाड़ देते हैं और देखते हैं कि ये सच में जादुई है या नहीं। ठीक कह रहे हो, अगर ये काम कर गया ना तो हमारी पूरी दिक्कत खत्म हो जाएगी। सुरेश और रोहन दोनों ही उस बीज को लेकर अपने खेत में जाते हैं और 5 बार पानी पूरी का नाम लेकर उसे अपने खेत में बो देते हैं। अगली सुबह खेत में पूरियां उग जाती है और सुरेश और रोहन दोनों अपना पानी पूरी का ठेला लगा लेते हैं और सिर्फ 20 रुपए में पानी पूरी बेचना शुरू कर देते हैं। अरे, ये तो बड़ी अच्छी दुकान दिख रही है। जरा एक प्लेट तो लगाना भाई। जी अभी लगाता हूँ। सुरेश अपने ग्राहक को पानी पूरी खिलाता है। मैंने आज से पहले कभी भी इतनी बेहतरीन पानी पूरी कभी नहीं खाई। मजा आ गया इस पानी पूरी को खाकर। एक काम करो, और 2 प्लेट लगा दो और 2 प्लेट घर के लिए भी बांध दो। धीरे धीरे करके सभी सुरेश और रोहन पानी पूरी के ठेले पर आने लगते हैं। जब भी पूरियां कम पड़ जाती हैं, पानी पूरी की खेती से वो पूरियां लेकर वापस आ जाता है। कस्बे वालों ने जमींदार के पानी पूरी के ठेले से पानी पूरी खाना बंद कर दिया था। ये देखकर जमींदार आग बबूला हो जाता है और अपने कामगार गुल्लू से कहता है, गुल्लू क्या हुआ? पानी पूरी का धंधा क्यों नहीं चल रहा? मालिक, वो पानी पूरी को 20 रुपए में बेच रहा है और हम 50 रुपए में। और मैंने सुना है कि उसकी पानी पूरी काफी लजीज है। हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा धंधा चौपट हो जाएगा। मेरे पास एक तरकीब है। अब कैसे तरकीब मालिक? जैसा मैं कहूँ बस वैसा करना गुल्लू। चलो मेरे साथ। जैसे ही रात होती है, जमींदार और गुल्लू दोनों ही रात का फायदा उठाकर सुरेश और रोहन के ठेले में आग लगा देते हैं। बहुत पानी पूरी बेचने का शौक था ना, अब बेचते रहना पानी पूरी। अगले दिन जब सुरेश और रोहन
पानी पूरी बेचने आते हैं, तब वो देखते हैं कि उनका ठेला तो पूरी तरह से जला हुआ है। ये किसने किया? भला ऐसा कोई क्यों करेगा? ये काम उस जमींदार का होगा। हमारी दुकान की वजह से उसकी पानी पूरी की दुकान नहीं चल रही होगी और वो लोगों से पैसे नहीं ऐड पा रहा होगा। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। हम फिर से एक ठेला लगाएंगे। सुरेश और रोहन फिर से ठेला बनाते हैं और अपनी पानी पूरी एक बार फिर से कस्बे में बेचना शुरू कर देते हैं। और ये बात गुल्लू जाकर अपने मालिक जमींदार लखन को बताता है। क्या उन्होंने फिर से अपना ठेला लगा लिया? जी मालिक, इनके ठेले पर आग लगाने का कोई फायदा नहीं हुआ। तो हम सीधा जड़ पर हमला करेंगे। मैंने सुना है कि सुरेश के अब्बू के पास एक खेत है जहाँ पर ये दोनों जादुई पानीपुरी की खेती करते हैं। ये तो मैंने भी सुना है, लेकिन आप करने क्या वाले हैं? चल जाएगा, सब पता चल जाएगा। बस तुम मेरे साथ चलो। जैसे ही रात होती है, जमींदार और गुल्लू दोनों ही पानीपुरी के खेतों में आ जाते हैं। तो ये है इनकी पानीपुरी की पूरी का राज। आज सब खत्म कर दूंगा। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। जैसे ही जमींदार उस खेती में आग लगाने वाला होता है, उतने में ही खेत के बाजू के दरख्त की जड़ें उन दोनों को जकड़ लेती हैं। मालिक बचाइए, मालिक बचाइए। अरे मैं खुद जकड़ गया हूँ। पूरी रात जमींदार और गुल्लू ऐसे ही जकड़े रहते हैं। अगले दिन जब सुरेश और रोहन पूरी की खेती करने आते हैं, तभी वो जमींदार लखन और गुल्लू को जकड़ा हुआ देखते हैं। मुझे माफ कर दो सुरेश और रोहन, मैं तुम्हारी खेती जलाने के लिए आया था, मगर यहाँ के दरख्तों ने हमें जकड़ लिया। मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं सारे गलत काम छोड़ दूंगा और पानी पूरी भी 20 रुपयों में बेचना शुरू कर दूंगा। ये दरख्त इन खेतों की हिफाजत करते हैं। आपको अपनी गलती पर पछतावा है, यही हमारे लिए काफी है। जैसे ही सुरेश और रोहन जमींदार और गुल्लू को माफ कर देते हैं, वैसे ही दरख्त की जड़ें उन्हें छोड़ देती हैं। त्रिपुरा गांव में 2 भाई रहते थे, श्यामलाल और रामलाल। रामलाल की शादी हो चुकी थी और आज रामलाल अपने भाई श्यामलाल और माँ रोहिणी से मिलने घर आया था। अरे रामलाल बेटा, तू आ गया। कैसी कट रही है तेरी जिंदगी? माँ सब बढ़िया है, लेकिन एक जरूरी बात करने आया हूँ। अब वक्त आ गया है कि हम दोनों भाई अपना अपना हक ले ले। मेरा मतलब है माँ, बंटवारा कर लेते हैं। बंटवारा? लेकिन भैया इसकी जरूरत क्या है? देखो, मैं कोई झगड़ा नहीं चाहता, बस ये चाहता हूँ कि खेत और जमीन का एक साथ हिसाब हो जाए। हाँ बेटा, अब तो तुम दोनों बड़े हो गए हो, लेकिन सच कहूँ मैं तुम दोनों को छोड़ना नहीं चाहती, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। माँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इसके लिए एक सुझाव और है मेरे पास। कैसा सुझाव भैया, बताओ। हम ऐसा कर सकते कि तुम और माँ मुझे सारी जमीन दे दो। उसे बेचकर मैं शहर जाकर एक खाने का धंधा शुरू करूँगा और गांव में पैसे भेजता रहूँगा। 1 साल बाद तुम दोनों को भी अपने पास बुला लूंगा। ठीक है बेटा, अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो मैं राजी हूँ। अगले दिन सभी प्रधान जी के घर जाते हैं और कागजों पर हस्ताक्षर करके सारा खेत और जमीन रामलाल के नाम कर देते हैं। इसके बाद रामलाल अपनी बीवी के साथ शहर के लिए रवाना हो जाता है। माँ, भैया का तो 2 महीनों से कोई खत ही नहीं आया, ना कोई खबर आई है। पता नहीं बेटा, तू ऐसा कर, प्रधान जी से जाकर एक बार पता कर। वो आज ही शहर से लौटे हैं। श्यामलाल प्रधान जी के घर जाता है। प्रधान जी, मैं और माँ बेहद फिक्र में है। रउआ तो शहर से लौटल बानी ना, हमें बताओ भैया कैसे है? श्यामलाल, तुम्हारा भाई तो काफी अच्छा कमा रहा है वहाँ।
अच्छा, लेकिन जो मैं मिलने गया तो उसने मुझसे बात करने में इनकार कर दिया। काफी कहने पर उसने मुझसे इतना कहा कि उस कस्बे से उसका कोई वास्ता नहीं है, मैं और बीवी यही रहेंगे। और उसने आखिर में मुझे 4,000 रुपए दिए और कहा कि ये श्यामलाल के खेत के दाम है। वैसे भी उस खेत से इससे ज्यादा कुछ नहीं निकलता। और उसने ये भी कहा कि अब और पैसे भेजने का उसका कोई इरादा नहीं है। श्यामलाल प्रधान जी के दिए हुए पैसे लेकर बेहद मायूस मन से घर लौटने लगता है। श्यामलाल मायूस मन से चलते चलते एक दरख्त के पास पहुंचा और मायूस होकर खुद से बड़बड़ाया। अब मैं माँ को कैसे बताऊं कि भैया ने इतनी कड़वी बात कह दी है। नहीं नहीं, माई तो टूट जाएगी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। एक रईस आदमी अपनी बैलगाड़ी पर एक बड़ा तंदूर लेकर आता है। भाई क्या बात है, यूं उदास क्यों बैठे हो? श्यामलाल जो पहले से ही बेहद दुखी था, उसकी आंखों से आंसू निकल गए। उसे भी किसी की तलाश थी जिसे वो अपना दुख बता सके। उसने उस आदमी को अपनी सारी बातें बता दी। भाई मैं तो दूसरे कस्बे का हूँ, मैं भी कभी तुम्हारे तरह एक बड़ी आफत में फंसा था। उस वक्त उस तंदूर ने मेरा साथ दिया था जो मैं इस बैलगाड़ी में लेकर जा रहा हूँ। मैंने इसे अपने पास रखा है क्योंकि इसने मुझे एक नई जिंदगी दी थी। अगर तुम चाहो तो इससे मुझसे खरीद सकते हो क्योंकि ये तंदूर मुझसे ज्यादा तुम्हारे काम आएगा। लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है भैया कि मैं इसे खरीद सकूं। मेरे पास तो सिर्फ ये 4,000 रुपए है। अगर आपको ठीक लगे तो इसके बदले हमको दे दीजिए। बस 2,000 रुपए दे दो और बाकी के 2,000 इस तंदूर से कोई व्यापार शुरू करने में लगाओ। ये कहकर वो आदमी श्यामलाल को तंदूर सौंपकर वहाँ से चला गया। तंदूर को लेकर श्यामलाल अपने घर की ओर जाने लगा। श्यामलाल तंदूर लेकर घर आ गया और उसकी माँ रोहिणी ने पूछा, लाल तू ये क्या उठा लाया है? माँ, ये बड़े भैया ने भेजा है और हमें संदेशा भेजा है कि इससे हम कोई नया धंधा शुरू करें। अच्छा, रामलाल ने भेजा है, कैसा है वो? अरे भैया तो शहर में बहुत पैसे छाप रहे हैं माँ, उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। श्यामलाल ने अपनी माँ को ये नहीं बताया कि रामलाल ने गांव से रिश्ता तोड़ लिया है, बल्कि उसने अपनी माँ का मन रखने के लिए ये सफेद झूठ कहा। अच्छा है बेटा कि तेरा भाई खुश है, लेकिन हम इस तंदूर का क्या करेंगे? अरे माँ, इस तंदूर से हम नया दुकान खोलेंगे, तंदूरी लिट्टी चोखा। वो कैसे? माँ, ये तंदूर में हम लिट्टी भी बना लेंगे और बैंगन आलू भी सीख में डाल के इसमें सीख लेंगे और फिर चोखा बना के लिट्टी के साथ बेचेंगे। रोहिणी ये सुनकर बेहद खुश हुई और श्यामलाल जो अपनी माँ को दुखी नहीं देखना चाहता था, इसलिए उसने भाई के बारे में झूठ बोलकर उसका मन खुश कर दिया। अगले दिन श्यामलाल ने बाजार में एक ठेले पर तंदूरी लिट्टी चोखा लगा रखा था और बगल में तंदूर पर लिट्टी पकने रखी थी। दुकान पर अब तक कोई नहीं आया था, मगर तंदूरी लिट्टी की महक बाजार में फैल चुकी थी। अरे भाई श्यामलाल, ये क्या है? ये तंदूरी रोटी है क्या? और ये इतनी छोटी क्यों है? अरे ये कोई रोटी नहीं है, ये लिट्टी है, ना कि तंदूरी। आप खा के तो देखो, हमारी ये तंदूरी लिट्टी चोखा लुगाई के हाथ का खाना भुला देगी प्रधान जी। श्यामलाल ने प्रधान जी को एक प्लेट में लिट्टी चोखा दिया। प्रधान जी ने जैसे ही एक कौर लिया, उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। क्या हुआ प्रधान जी, अच्छा नहीं लगा क्या? अच्छा, इससे अच्छी लिट्टी चोखा तो मैंने आज तक नहीं खाई। पर खुददार, वाह क्या बात है, इतना बढ़िया खाना, अब रोज सुबह खाना तो यही खाऊंगा। प्रधान जी की तारीफ सुनकर और लिट्टी की खुशबू से खिंचकर आसपास के लोग भी ठेले के पास आने लगे। श्यामलाल ने सभी को लिट्टी चोखा परोसा और देखते ही देखते सारी लिट्टी खत्म हो गई और लोग वहीं खड़े होकर इंतजार करने लगे। अरे श्यामलाल बेटा, हमारे लिए कुछ बचा भी है,
ये सब बांट दिया। माफ करिए मौसी जी, पर आज तो सारी लिट्टी खत्म हो गई। बेटा कल और लगाना, पूरे गांव में तेरे लिट्टी की ही बातें हो रही हैं। हमें भी खाना है। ठीक है मौसी जी, कल आप आइए तो सही, आपको लिट्टी जरूर मिलेगी। इसके बाद श्यामलाल घर गया और अपनी माँ को दिखाया कि आज पहले ही दिन उसने 2000 रुपए कमाए हैं। बेटा ये तो तूने 3 घंटे में अच्छे पैसे कमा लिए हैं। कल से और सामान ले ले, मैं भी तेरे साथ चलूंगी तेरा हाथ बटाने के लिए, और प्रधान जी से तेरे भाई के बारे में भी पूछ लूंगी। अरे माँ, तुम क्यों परेशान होती हो? अब भैया के बारे में हम तो तुम्हें खबर देते रहेंगे। 2 महीने बीत चुके थे और श्यामलाल का ठेला अब दुकान में तब्दील हो गया था। उसका छोटा सा घर एक अच्छे से मकान में बदल चुका था। माँ, हम दुकान खरीदने निकले थे, और हाँ, बड़े भैया के हालचाल अच्छे हैं। प्रधान जी खबर देते रहते हैं। ठीक है बेटा, मैं भी आज बाजार आऊंगी, शायद फिर तेरी मदद करने। ठीक है माँ, जब तुम्हारा मन करे तुम आ जाना। श्यामलाल वहाँ से निकल गया। तभी रामलाल उसके घर आ गया। उसका चेहरा लटका हुआ था और वो शर्म से बोला, माँ। रामलाल बेटा तू ही है ना? 1 साल से ऊपर हो चुके हैं, तू घर नहीं आ पाया। ये मुंह क्यों लटका रखा है तूने? कुछ नहीं माँ, बस हाल चाल पूछने आया हूँ। वैसे माँ, ये अपना घर मकान में कैसे बदल गया? बेटा ये सब तेरे भेजे हुए तंदूर की ही करामात है। मैंने तो कोई तंदूर नहीं भेजा था। माँ ये क्या कह रही है? तूने ही भेजा था ना? हाँ माँ, मैंने ही कहा था श्यामलाल से। अब तो सच कह दे, तूने तो अपने भाई से पहले ही मुंह मोड़ लिया था और वो तेरा सच्चा भाई निकला। उसने तेरी हर कमी को छुपाया और अब तुझ में इतनी भी शर्म नहीं बची कि अपनी माँ के सामने सच बोल सके। माफ करना माँ, मैं वो दिक्कत में फंस गया था माँ। मुझे और कोई सहारा नहीं मिला तो मैं यहाँ आ गया। जा जा अब तू यहाँ से। तेरा तो वैसे भी इस गांव और हमसे कोई रिश्ता नहीं है ना। श्यामलाल अपनी दुकान पर था। तभी वहाँ दामिनी मौसी और प्रधान जी आपस में बात करते हुए आए। क्या हुआ प्रधान जी और मौसी, तुम लोग इतने फिक्र में क्यों लग रहे हो? बेटा मैं आज सुबह ही शहर से लौटा हूँ। बीच में एक दिन तुम्हारे भाई के दुकान पर भी गया था। क्या हुआ? भैया ठीक तो है ना? बेटा उसकी बीवी रंभा और उसके घर वालों ने रामलाल का पूरा कारोबार हथिया लिया है। मैं भी अभी दूसरे गांव से ये खबर सुनकर आ रही हूँ। ये आप क्या कह रहे हो मौसी? रामलाल ने सारा कारोबार अपनी बीवी के नाम से खोला था और जैसे ही कारोबार अच्छा हुआ, रंभा ने उसे छोड़ दिया और अपने परिवार के साथ मिलकर सब कुछ हड़प कर रामलाल को भगा दिया। और बड़े भैया वो तो ठीक है ना? तुम्हारे भाई ने जो तुम्हारे साथ किया उसके बाद भी तुम उसकी फिक्र कर रहे हो। जो बीत गया सो बीत गया प्रधान जी। इससे बड़ी सजा क्या होगी हमारे भैया के लिए? मुझे नहीं पता कि अब वो कहाँ है। श्यामलाल दुकान बंद करके घर गया और अपनी माँ को सारी बात बताई। बेटा पर मैंने तो रामलाल को यहाँ से जाने के लिए कह दिया था। जा बेटा उसे ले आ। श्यामलाल तुरंत रामलाल को ढूंढने के लिए भागा। गांव के उसी दरख्त के पास पहुंचा जहां पहले उसे वो रईस आदमी मिला था। रामलाल वहीं सिर पकड़े बैठा था। भैया अब हमारे साथ घर चलिए। मैं घर कैसे आऊं पगले? किस मुंह से आऊं मैं वापस? अब तो माँ भी मुझसे नाराज है। मैं खुद को शीशे में भी नहीं देख सकता। भैया मैंने तो कभी माँ से ये कहा ही नहीं कि आपने क्या किया। पर क्या है ना कि वो तो माँ है ना, अपने बच्चे की झूठ पहचान लेती है। हाँ भाई सही कहा तुमने। भैया तुमने वैसे ही बहुत दुख झेले हैं। अब घर चलो, हम दोनों भाई मिलकर दुकान चलाएंगे और माई का ख्याल रखेंगे। रामलाल और श्यामलाल खुश होकर अपने घर की ओर चले गए। जैसे ही दोनों घर पहुँचे, मेरे राम और श्याम, एक लिट्टी तो एक चोखा,
तुम दोनों साथ में ही अच्छे लगते हो।